आप सब पत्रकार भाइयों का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में मैं प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग का कार्याध्यक्ष हूं। उस नाते से कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है संगठन को बढ़ाने की, मजबूत करने की और अल्पसंख्यक समाज के दरवाजे तक राष्ट्रवादी कांग्रेस को पहुंचाने की जिम्मेदारी जो हम में है, ये हमको जो दी गई है, वो हम अपने संगठन के माध्यम से आज इस पत्र परिषद के अंदर में हमारे शहर अध्यक्ष औरंगाबाद असलम शरीफ साहब मौजूद हैं, शहर के कार्याध्यक्ष जावेद साहब मौजूद हैं, ग्रामीण के अध्यक्ष जलील साहब मौजूद हैं और राष्ट्रीय महासचिव अल्पसंख्यक विभाग के सैयद तौफीक साहब हैं। हमारे साथ आए हुए डॉक्टर असलम बारी साहब हैं। हम सब ये लोग एक मुश्त साथ में मिलकर राष्ट्रवादी को एक अच्छे पैमाने पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाली महानगर पालिका के अंदर में हमारी ये कोशिशें औरंगाबाद में भी ज़रूर काम में आएगी। सर, लेकिन हम देखते हैं कि औरंगाबाद जिला पूरे महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल लेवल पे कब इमाम का गढ़ माने जा रहे हैं। आगे क्या होगा ये एक चर्चा का विषय अलग है, लेकिन आज की तारीख में इमाम का गढ़ है क्योंकि खासदार है, 26 नगर सेवक है। ऐसे हालात में आप राष्ट्रवादी किस तरह संघर्ष करें, कहाँ पाते हैं आप राष्ट्रवादी? देखिए, ये हालात जो है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, ऐसा अपन कहते हैं ना। तो एक बुलबुला था जो मुसलमानों के बीच में उनके हक की बात करने के लिए सामने आया, जबकि हकीकतन ये देखा गया है। मेरा आपसे एक सवाल उल्टा आता है कि आप असदुद्दीन अवैसी साहब को कब से जानते हैं? जब से उनकी एंट्री औरंगाबाद में हुई। जी नहीं, उसमें मेरा जवाब यह है कि जब से आप मोदी को जानते हैं। तो क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पैदाइश जो है 2014 की है, 2013 की है? अगर असदुद्दीन अवैसी उसके पहले भी खासदार थे, उसके पहले भी आमदार थे, उसके पहले भी हैदराबाद के अंदर में उनकी राजनीतिक कैरियर थी, एमआईएम को वैसा देखा जाए तो वो तो आज़ादी के टाइम की पार्टी है, तो उसके पहले उनको क्यों ख्याल नहीं आया? आज किसी का डेप्यूट किया हुआ आदमी, मैं आपको बहुत फराख दिली से बोलना चाहूँगा कि आज की डेट में मुसलमानों का हिंदुस्तान के अंदर में अगर से कोई अच्छा लीडर है, एजुकेटेड है, जिसमें अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मेरा बेटा केमिकल इंजीनियर बनता है और केमिकल इंजीनियर बनने के बाद में अगर शराब बनाता है तो लानत है मेरी ऐसी औलाद पर। तो आज वो इतना इंटेलेक्चुअल आदमी आपके और हमारे कौम को कहीं तो भी गर्क कर रहा है। सर, लेकिन जैसा आपने असद साहब का जिक्र किया है, तो चलिए उसी पे एक सवाल और दोहरा लेते हैं। असद साहब एक बार औरंगाबाद आए थे, उन्होंने कहा था कि जो सेकुलर पार्टियां है, जो सभी आ जाते हैं, आप भी आते हैं, उन्होंने मुसलमानों के कायदीन से मुसलमानों से सिर्फ शतरंजियां और चटाइयां और कुर्सियां बिछाने उठाने का काम लिया है। इसके पर क्या कहेंगे? अभी उनका बयान था। देखिए, अगर मुसलमान चटाई उठाने वाला होता तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम देश का राष्ट्रपति होता? मुसलमान अगर से वो करने वाला होता तो महाराष्ट्र के अंदर में हमारी फौजिया खान मैडम, हसन मुशर्रफ साहब, नवाब मलिक साहब, ये सब मंत्री होते। कैसा है कि वो कहते हैं ना कि वो मक्खियों की जो आदत होती है भिनभिनाने की, पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर एक छोटी सी फुंसी पर जाकर बैठती हैं, तो वो छोटी सी फुंसी पर जाके बैठने का उन्होंने काम किया है। सर, अब सेकुलर हमने देखा है, वक्फ बोर्ड की स्थापना, वक्फ बोर्ड पे आ जाते हैं। वक्फ बोर्ड की स्थापना को लेकर 30-35-40 साल का अर्सा हो रहा है और तमाम ज़्यादातर सेकुलर पार्टियों के दौर इख्तियार में चला है। आखिर क्या वजह है कि कड़वा सच है कि सेकुलर पार्टियों के दौर इख्तियार में ही वक्फ बोर्ड की तबाही होती है? इसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमान है, लीडरशिप है, कौन है? देखिए, कहीं तो भी इसमें जिम्मेदारी मुसलमान की आनी चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जब भी बने हैं मुसलमान ही बने हैं। कैसा है कि आज़ादी के बाद से लेकर जब तक टीएन सेशन चुनाव आयोग नहीं बना था, तब तक लोगों को यह नहीं पता था कि चुनाव आयोग की भी कोई चीज भूमिका होती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मर्द मुजाहिद उस वक्फ बोर्ड की चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे तो आपको उसके हालात बदलते हुए नजर आ जाएंगे। जावेद सर, एक सवाल है जी। आप संगठन, राष्ट्रवादी का जो संगठन है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये देखा जा रहा है कि सरकारें गिर रही है, बन रही है, ये हालात चले आ रहे हैं और अभी फ़िलहाल जो सरकार बनी है
एक नाथ शिंदे सरकार जो बनी है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, राष्ट्रवादी को, और इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप आगे? मेरा नज़रिया तो एक अलग चीज़ हो गई। पूरा महाराष्ट्र इसको खोखे वाली सरकार कहता है। तो ये जो सरकार बनी है ये खोखों की सरकार बनी है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं, इसी शहर के नागरिक हैं। आपने देखा कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी बेहतरीन तरीके से इस प्रदेश को चला रहे थे, जिसमें एक ऐसा गठबंधन जो कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, वो वैसा गठबंधन और वैसा गठबंधन खुशहाली के माहौल में चल रहा था। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और वहीं पर ही कहीं तो भी मी पूना ये इनके सपने देखने वाला आज महाराष्ट्र को गर्क करने के लिए खोखों के अंदर में सरकार बनाकर निर्माण करते हैं। तो ये कहीं तो भी हमारी कमजोरी रही है। घर का बेदी लंका ढाए ऐसा करके आपके शिंदे साहब ने वो जो भूमिका रखी, इसको महाराष्ट्र की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मुस्लिम समाज में कई ऐसे इशू है, जेन्युइनली छोटे छोटे जो इशू हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल इशू भी बन जाते हैं कभी कभी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कभी बताती है, महमूदुर रहमान की रिपोर्ट जो कुछ बताती है, आपको उसके बारे में आइडिया है। तो आप मुसलमानों के हालात को आने वाले सालों में किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो बिजनेस प्लानिंग्स हो, किस नज़रिए से आप देखना चाहेंगे? देखिए, मुसलमानों के हालात तब सुधरेंगे जब मुसलमान एकजुट होकर किसी एक पार्टी को सिलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि इसके पहले किया नहीं है। मुसलमानों ने, ये अल्लाह का शुक्र है, इसको खुदाई ताकत बोल सकते हैं कि जो औरंगाबाद का मुसलमान सोचता है वो जम्मू का मुसलमान सोचता है। औरंगाबाद का मुसलमान जम्मू कश्मीर के मुसलमान को समझाने नहीं जाता। औरंगाबाद का मुसलमान कन्याकुमारी के, लेकिन क्या बात है कि जो तब्दीली आप यहाँ करते हो वही सेम तब्दीली जम्मू में होती है, वही सेम तब्दीली कन्याकुमारी में होती है। तो हम एक ही दरख्वास्त करेंगे कि आज के इस दौर के अंदर में हिकमत अमली से काम लेते हुए इस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हमें कहीं तो भी दफन करने के लिए यूनाइट होना पड़ेगा। हम चाहे किसी पार्टी में रहे, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो ताकत सामने नजर आती है, और उसके रूप में महाराष्ट्र के अंदर में हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने महाविकास आघाड़ी का गठन किया है। हम चाहेंगे कि लोग महाविकास आघाड़ी की तरफ राग़िब हो और इसके अंदर में बदलाव की भूमिका लाएं। सर, एक सवाल है, बड़ा सीधा है, बड़ा कड़वा है। आज पूरे देश में बीजेपी को रोकने के लिए तमाम सेकुलर पार्टी एक जगह आ रही है, ठीक है सर। शिवसेना के बारे में आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं पहले क्या रुख था, सारी बातें। तो उसके बाद भी एक वक्त समय ऐसा आया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनसे अलायंस किया। तो एमआईएम ने ऐसा कौन सा बदतरीन गुनाह किया जिससे, जबकि वो आवाज दे रहे हैं कि हम सेकुलर का एक भाग बनना चाहते हैं, महाविकास आघाड़ी में आना भी चाहते हैं, अगर आप मिलजुल के करते हैं तो बीजेपी को रोकने का प्रयास है। तो एमआईएम को रोक लेने में अगर क्या हाथ है, क्या बता पाएंगे कुछ बातें? देखिए, कैसा है कि एक कहावत है, बद अच्छा बदनाम बुरा, ये कहावत है ना जी। इस देश की राजनीति में बहुत बेइंतहा गंदगी हुई, मैं तस्लीम करता हूं। इस देश की राजनीति में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने मुसलमानों को बेइंतहा बोला, लेकिन जैसा हमारी कौम में एक डायलॉग है कि सबसे बदतरीन कौम मुसलमान और सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम, जो बोला गया है। तो इन नेताओं ने, चाहे वो आडवाणी ले लो, परवीन तोगड़िया ले लो, जोशी ले लो, जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, इन्होंने पेट भर के मुसलमानों को गाली बका, लेकिन इन्होंने कभी भी इस्लाम के ऊपर में प्रहार नहीं किया। लेकिन असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी की आप 2013 की क्लिप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने देवी और देवताओं के ऊपर में भी लालछन की बात की। मुझे वो अल्फाज बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बोलते हैं, हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी गैरुल्लाह को भी बुरा भला बोलें, ये हमारा इस्लाम नहीं इजाज़त देता। और हम अगर से इसके खिलाफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस्लाम के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो जब इस वक्त इस तरीके से आज देश में हालात है और आप इस तरीके से स्टेटमेंट दोगे, तो हम ऐसे लोगों को कैसे काबिज करेंगे, ऐसे लोगों को कैसे गोद में बिठाएंगे? ये देश गंगा जमुना तहजीब के ऊपर में निर्भर करता है। हम इस देश के अंदर में एकता और अखंडता, भाईचारे और प्यार के निर्माण की बात करते हैं, और वहाँ आप किसी धर्म को गाली बकने की बात करते हैं, आप किसी धर्म को बुरा बोलने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। इस्लाम मजहब ये नहीं सिखाता कि आप सिर्फ अपने ही मजहब का परचम बुलंद करो। इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि आपके घर के पड़ोस के
अंदर में फला रहता है तो उसको खाना मत खिलाना। इस्लाम ये कहता है कि आपके घर के पड़ोसी में कोई भी भूखा ना रहे। ऐसे हालात में आप उनसे समझौता की बात करते हैं। सर एक सवाल और है कि हमने देखा है कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार टूट रही थी, गठबंधन टूट, जो भी हालात आए सामने, तो जाते जाते आनंद फानन में औरंगाबाद का नाम समझनगर का फैसला लिया गया। वो कितना लीगल था वो विषय अलग है। मुसलमानों में एक चर्चा है, पूरा मीडिया में है, समाज में एक चर्चा है, 2.5 साल महाविकास आघाड़ी का सरकार चलती है, हाईकोर्ट का जजमेंट आता है 4% मुसलमानों को एजुकेशन में अब दे। आपकी सरकार मजबूत थी, क्या फर्क पड़ता है? 2.5 साल के लिए आप दे देते, चलो बाद में कैसे लगता, क्या फर्क पड़ता? देखिए कैसा है कि सरकार जब बनी, सरकार के गठन के 1 महीने बाद लॉकडाउन लग गया। 1.5-2 साल उसमें निकलने के बाद में जब सरकार अपने बहुत सही तरीके से चलने पर आ रही थी, तो उसके बाद के हालात आपने देखे। हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि देश में एकमेव नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार है जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करता है। देश में एक मेव नेता शरद पवार, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब हैं जो मुसलमानों को संविधान की धारा 16(4) के अंतर्गत रिजर्वेशन मिलना चाहिए ये कहते हैं। और इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि वो कहीं तो भी सदन के अंदर में वो बात रखी गई थी। बाद में ठीक है, कोर्ट का मैटर हुआ। हमें उम्मीद है कि आने वाले कल में, क्योंकि आज इस महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर में जो भी मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए स्कीमें चल रही है, वो हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब की देन है। चाहे वो मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल हो, चाहे वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का निर्माण हो, इन सब बातों के अंदर में हमारे आदरणीय नेता शरद चंद्र जी पवार साहब का बहुत अच्छा योगदान है। और हमें उम्मीद है कि अगर आने वाले कल में जब हमारी सरकार पूरे ताकत में आएगी, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें 5% रिजर्वेशन जरूर मिलेगा। सर एक आपसे सवाल ले लेते हैं कि ये सवाल जरा नेशनल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने जो है तो नोट के ऊपर गांधी जी के साथ गणपति जी की लक्ष्मी माता के फोटो का जिक्र किया है। आप एक बतौर पार्टी के जिम्मेदार होने के नाते आप इसको कहाँ तक से समझते हैं, समर्थन करते हैं कि इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि मैं राष्ट्रीय नेता तो हूँ नहीं, बन जाएंगे साहब, लेकिन नहीं अब वो दुआ रही आपकी, तो उम्मीद करते हैं ज़रूर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आज इस देश के अंदर में जब तक हमने मुसलमानों को घूर के देखने की बात नहीं की, मुसलमानों को अगर हमने कहीं तो भी कास्टिज्म, हिंदुत्व और मुस्लिम के अंदर में कैसी नफरत पैदा की जाए, ये कोई मुद्दा नहीं है। केजरीवाल और बाबा रामदेव जब उतरे थे तो बोले सावधान विश्राम करने से सब चीज़ें दूर हो जाती है, लेकिन उसके बाद में बोले ये खाएंगे तो ऐसा होगा, वो खाएंगे तो वैसा होगा, और अपने पूरा प्रोडक्ट बनाकर सेम यही हाल केजरीवाल साहब ने किया। केजरीवाल साहब जब बोलते हैं कि हम इस देश में विकास की बात करेंगे, हम इस देश के अंदर में जितने चाहे उतने विकास के काम करेंगे, आज उनको नोटों की फिक्र क्यों पड़ गई? उनका कहना है आशीर्वाद मिलता है भगवान से, तो आशीर्वाद मिलेगा तो करेंसी में जरा शायद बदलाव आएगा। देखिए मुसलमान कहता है जर्रे जर्रे में खुदा है, हिंदू कहता है कण कण में भगवान है, तो क्या नोट पे छापने के बाद में कृपा मिलेगी? सब एक तर्क वो ये भी दे रहे थे, याद आ गया कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, 80-85% वहाँ की मुस्लिम आबादी है। एक मुस्लिम देश अपनी करेंसी पे गणेश जी की तस्वीर लाता है, तो फिर आपको क्या आपत्ति? देखिए ये उनके देश के हालात है, वो उनके देश का निर्णय है, वो निर्णय के अंदर में हम शामिल नहीं है, ना हमारा देश का कोई नागरिक शामिल है। लेकिन अगर से कोई वो तर्ज पे बोले, आज अगर से आप सोचेंगे कि फिरंगी जो है वो नंगे घूमते हैं, तो क्या देश के अंदर में हिंदुस्तान में भी लोग नंगे घूमने चाहिए? ये उनका निर्णय है। लेकिन आज ये गंगा जमुना तहजीब वाला जमहूरियत वाला देश है, इस देश के अंदर में किसकी फोटो छपेगी ये देश का संसद डिसाइड करेगा। मेरा सीधा सवाल ये है कि आपने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, अभियान अभी भी चल रहा है, कहाँ तक सफल रहे? हमारा जो मत है, संविधानवादी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को बाजू रखकर ये संविधानवादी मोर्चा की स्थापना की हमने। इस संविधानवादी मोर्चा में कांग्रेस, राष्ट्रवादी और सेकुलर लोग, जो कि हमारे औरंगाबाद शहर के माजी उप महापौर तकी हसन साहब और बहुत ऐसे अभ्यासु लोग हैं, और ये मुहिम महाराष्ट्र से देश भर चलने वाली है। सर राष्ट्रवादी में ऐसे बहुत कम मुस्लिम नेता है जो बेबाक बोल देते हैं, एकदम बहुत बेबाक। यानी आप एक ऐसा औरंगाबाद के हद तक राष्ट्रवादी में है, दूसरे लोग नाप तोल के बोलते हैं, दायरे में बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आप भी गैर कानूनी बात करते हैं, लेकिन आप बहुत खुल के बोलते हैं, लोगों को अच्छा भी लगता है। कैसा लगता है? नहीं, हम
ईमान वाली जमात है, मुसलमान वो तो ईमान वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कोई से ही पार्टी में रहो, लेकिन जब ईमान वाले पे कोई जुल्म होगा तो पार्टी को लात मारकर जुल्म के खिलाफ लड़ेगा, कोई पार्टी रहो। सर बिल्किस बानो के ऊपर आपने लिया था और एक बलात्कार के उस पर लिया था, तो इसके ऊपर राष्ट्रवादी क्या मतलब आप राष्ट्रवादी में जिम्मेदार भी है, आप कहाँ तक आगे चलेंगे आप इसके ऊपर? तो बिल्किस बानो का जो प्रकरण है, क्योंकि आमतौर से क्या है सर, आमतौर से सर लोग धरने मोर्चे लेते निवेदन देते भूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी फॉर्मेट्स कंप्लीट हुई, एक बहुत गड़बड़ सच है, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिकल इसका रिजल्ट हम धरने आंदोलन लोकशाही पद्धति से कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, देश में। अगर न्याय अगर मिला ही नहीं तो नरेंद्र मोदी को ही हम घेरावा डाल सकते लोकशाही पद्धति से। भारत के गृह मंत्री, हुकुम शाह गृह मंत्री अमित शाह, इनको घेरावा डाल के हम पूछ सकते जो जुल्म के खिलाफ। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के अनुसार हम उनको पकड़ के पूछ सकते जुल्म के खिलाफ ये देश में क्या चला बोल के। ये हमारी मुहिम है। सर औरंगाबाद में कम से कम औरंगाबाद के हद तक अगर देखा जाए तो फिर एमआईएम है, राष्ट्रवादी ये है, बड़ा संघर्ष पूछ रहेगा, आने वाले 2-3 महीने शायद चुनाव भी शुरू हो जाएंगे, क्या कहेंगे जनता को आह्वान करेंगे नई राजनीति नए समीकरण में? नया समीकरण ये है, शरद पवार साहब, माननीय सोनिया जी गांधी, ये जो शख्स है, इन्होंने पीड़ित समाज के लिए न्याय दिया है। सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आने वाले औरंगाबाद महानगर पालिका या मराठवाड़ा या महाराष्ट्र में जो आने वाले चुनाव है, सन्माननीय सोनिया जी गांधी, सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार साहब, ये महाविकास आघाड़ी कायम रहना बोल के हम इसकी चर्चा भी करेंगे और इंशाअल्लाह ये आघाड़ी कायम रहेंगी और साथ में चुनाव लड़ा के हम समाज को न्याय देने की भूमिका करेंगे। सर औरंगाबाद के खासदार तेजस्वी साहब पे आमखास मैदान पे टूर्नामेंट ले रहे थे, आपको पता है, और उन्होंने घोषणा की है कि बहुत जल्द आमखास मैदान स्टेडियम में तब्दील होगा। उन्होंने अगर अदर पार्टी से गुजारिश की है कि आप ये साथ में आओ, और नशा विरोधी अभियान चढ़ा है, तो आप इनकी एक्टिविटी को कैसा देखते हैं एक बतौर राष्ट्रवादी के नेता के तौर पर, एक जिम्मेदार के तौर पर? अभी नशा के मुहिम ऐसा है, सबसे ज्यादा अपने कुंभ में नशा का मुहिम चालू है, जो यंग ग्रुप के जो बच्चे हैं अपने, और खासदार जो इम्तियाज जलील साहब जो चुन के आए, तो उन्होंने ये मुहिम हाथ में लेके ये मुहिम को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ये मुहिम तो बाजू कुछ है, उनका कुछ ही औरंगाबाद में काम नहीं। अभी कल जो टूर्नामेंट हो रहा है औरंगाबाद में, उन्होंने उद्धव ठाकरे ने जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक सूचना की थी, प्रस्ताव लिया था कि भाई संभाजीनगर जाते जाते, उनका वो राजकीय डाव था उद्धव ठाकरे का, वो उनको मालूम है और वो हमको मालूम है, क्योंकि ये जो 50 आमदार है वो भाग के चले थे, गए थे गुवाहाटी को, उनका राजकीय डाव था। उसके बाद खासदार साहब को बहुत जोश आ गया, हमारा समर्थन है उनको। उन्होंने महाराष्ट्र में पहला मोर्चा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले से उन्होंने निकाले, बहुत अच्छा किए कि भाई उद्धव ठाकरे ने जो प्रस्ताव मांडे संभाजीनगर का, बहुत जोश आ गया था, हमारा समर्थन है। उसके बाद जो हिंदुत्ववादी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी में से फुटकर मुख्यमंत्री हुए, और कल उनके एक हिंदुत्ववादी सरकार में का कृषि मंत्री सम्माननीय नामदार श्री सत्तार सेठ, इनको टूर्नामेंट चालू है हमखास मैदान पे, उनको निमंत्रण देके बुलाया गया। वो उनके कान में कुछ क्या चिल्ला रहे, क्या बोल रहे, वो भी हंस रहे। तो तुम एक तरफ उद्धव ठाकरे के खिलाफ संभाजीनगर का प्रस्ताव लिया बोल के मोर्चा निकालते, हमने समर्थन दिया था। और जो कट्टर हिंदुत्ववादी एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है, उनके कृषि मंत्री को तुम निमंत्रण दे रहे और उनको तुम बुला रहे, उनका मेहमान बोल के उनको शाल श्रीफल दो, लेकिन एक हिंदुत्ववादी कृषि मंत्री को तुम बुला रहे, ये कौन सा तुम्हारा बेगड़ा प्रेम है औरंगाबाद पे? तुम तो इत्तेहादुल एमआईएम मुसलमान की पार्टी, बहुत जोशबाज, अब तुम कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया। फिर मेरा बोलना है, इम्तियाज जलील साहब ने खुलासा करना चाहिए
कि हिंदुत्ववादी कृषि मंत्री जो बोला है और तुम उनके हाथ से टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे। अब्दुल सत्तार बोल के हमको उनको मोहब्बत है, वो आमदार है, उनको बुलाओ, लेकिन वो कृषि मंत्री है एक हिंदुत्ववादी सरकार में, तो तुम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मुसलमानों को? कल उनका बयान चल रहा था, कल उनकी स्पीच चल रही थी, कल हम मौजूद थे मीडिया के तौर पर। उन्होंने ये कहा है कि मैंने सब कुछ लिए बुलाया हूँ, सब कलेक्टर, कमिश्नर, आमदार, खासदार जो भी है, ताकि मुझे सबका समर्थन मिले और आम खास मैदान में स्टेडियम बने। उनका ये लक्ष्य था, ये उनका स्पष्ट रूप से कहना था। अब क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, स्टेडियम बने, अच्छे है, हमारा समर्थन है, लेकिन ये क्या है उनका डाव, राजकीय डाव क्या है? हिंदुत्ववादी सरकार में का कृषि मंत्री श्री अब्दुल सत्तार साहब उनको बुलाया, उन्होंने प्रकाश आंबेडकर को बुलाना था। प्रकाश आंबेडकर ने जो आह्वान किया था, तो जो दलित बौद्ध ने, जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जो विदर्भ से चुनाव लड़े थे, उस टाइम दलित बौद्ध ने उनको इतना मतदान नहीं किया, बाबा साहब गिर गए। लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने जो आह्वान किया कि इम्तियाज जलील को तुम वोट डालो, तो बाबा साहब आंबेडकर से भी ज़्यादा इम्तियाज जलील साहब को दलित वोट मिले, मुसलमान से भी मिले, और दूसरा टर्म खासदार बोल के आए। तो हमारी मांग थी कि प्रकाश आंबेडकर को अगर ये टूर्नामेंट में अगर बुलाए होते तो और अच्छी बात नहीं होती। साहब, ये आप मीडिया की मदद से आवाज शायद तक वहां पहुंच जाएंगे, हो सकता है कि आपकी बात सुनी जाए। नहीं, वो तो खासदार साहब है, आमदार को हमने भी वोट किया, उन्होंने हमारा मुसलमान आमदार है, डालो। अभी भी खासदार है, तो हमारी बहुत छाती ये होती नहीं यार, मुसलमान खासदार है और बहुत होशियार आदमी है वो। लेकिन कल का जो हिंदुत्ववादी सरकार में जो कृषि मंत्री को बुलाया गया और उनको बुला के मान सम्मान दिया गया, फिर ये भाजपा का और एकनाथ शिंदे का सेटलमेंट है, ऐसा हर पार्टी है। और ये मुसलमानों के जो नौजवान तबका है, वो नौजवान को मैं आह्वान कर रहा कि तुम खासदार को पूछो, उद्धव ठाकरे जब प्रस्ताव मांगते संभाजीनगर का, तो जश्न से और जोश से आंदोलन किया जाता। और जो हिंदुत्ववाद बोल के सरकार स्थापन करा एकनाथ शिंदे ने, उनका ही कृषि मंत्री है, और उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर किया और बहुत जल्दी किया, प्रस्ताव भी भेजा, और फिर उनका उसका सत्कार है क्या वो? मेरे को तो लगता वो छत्रपति संभाजीनगर जो बहुत जल्दी दिया देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने जल्दी ही कृषि मंत्री को बुलाया और उनका सत्कार किया। तो टूर्नामेंट का सत्कार नहीं है, ये छत्रपति संभाजीनगर नाम दिया बोल के ये सेटलमेंट करके ये गोपनीय सत्कार है, ऐसा मैं उन पर आरोप लगाता। एनसीपी पे आरोप लगते हैं कि उद्धव ठाकरे जब सीएम थे, उन्होंने कहा था शुक्रिया एनसीपी के नेताओं ने भी उनका साथ दिया था औरंगाबाद नाम तब्दील करने में। एनसीपी के आमदार रोहित पवार जो शरद पवार साहब के घर में क्यों है? हमारा नेता शरद पवार है, हम एक निष्ठ से काम कर रहे। रोहित पवार ने जिस टाइम ट्वीट किया की भाई संभाजीनगर केल्यामुळे आम्ही सरकारचं अभिनंदन करतो, ये रोहित पवार ने बोला। मैं रोहित पवार को आह्वान किया, क्या रोहित पवार का मैं निषेध करता हूं, तुम महाविकास आघाड़ी के आमदार है, हमारे राष्ट्रवादी की आमदार है, और तुम संभाजीनगर की भूमिका अगर अभिनंदन करते होंगे, तो मैं रोहित पवार के विरोध में एक सांसवार्ता को बातमी दिया, मैं निषेध किया। नाना पटोले ने जो बोला उसका भी निषेध किया मैं। सतीश चौहान जो है उन्होंने बोले अभिनंदन, उनका भी निषेध करता। लेकिन हम शरद पवार के सैनिक हैं। शरद पवार साहब ने एमजीएम में आए थे पिछले महीने में, उन्होंने खुलासा किया आमचा हा अजिंठा नाही, संभाजीनगरचा आमचा अजिंठा नाही, हा आमच्या जाहीरनाम्यात नव्हतं। म्हणून तमाम राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी जे शरद पवार बोलले तुम्हाला हेच बोलावं लागेल, जर तुम्ही शरद पवारच्या भूमिकेच्या विरुद्ध बोलतात आम्ही तुमचा निषेध करतो। जरी राष्ट्रवादीचा आमदार असो, कोणी असो, प्रदेश अध्यक्ष असो, आम्ही निषेध करू। आम्ही निष्ठावंत पवार साहेबचे सैनिक आहोत, परंतु मी संभाजीनगरची जी ती भूमिका मांडत असताना, समर्थन करत असताना, तर आम्ही तुमचा निषेधच करू आणि शेवटपर्यंत करू। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का जनरल सेक्रेटरी सैयद तौफीक। मेरा नाम शेख असलम शरीफ है और मैं औरंगाबाद शहर का शहर अध्यक्ष हूँ।
राष्ट्रवादी माइनॉरिटीज़ विभाग का, और इस नाते जो है हम राष्ट्रवादी माइनॉरिटी सेल के लिए बहुत अच्छे अंदाज से इंशाल्लाह काम करने का और एक यूनिटी रख के सब कुछ जोड़ के इसके अंदर जो है तो मुसलमानों का जो है माइनॉरिटी का जो काम इस तरह हम लोग जो करेंगे जिसकी वजह से राष्ट्रवादी एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो है अच्छी एक मैसेज जाएगा इंशाल्लाह, ये लेवल पे हम लोग काम करेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राष्ट्रवादी माइनॉरिटी सेल के जनाब जावेद हबीब साहब को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता। आज औरंगाबाद शहर में उन्होंने पदार्पण किए, हम उनका इस्तेमाल करते और यहाँ पर जो है तो उनका एक जयंत पाटिल साहब भी साथ में, उन्होंने भी जो है तो उनको जो तो प्रभारी अध्यक्ष का चार्ज दिया है। और इस सिलसिले में जो है यहाँ पर माइनॉरिटी सेल के लिए अच्छे से अच्छा बेहतरीन काम करने के लिए बहुत सारे मुसलमानों के जो सवालात है छोटे बड़े, उस सिलसिले में जो भी मसले मसाइल है उसके ऊपर हमारी चर्चा हो रही, और उस सिलसिले में पूरे मराठवाड़ा के जितने भी शहर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष है वो औरंगाबाद शहर में उनको बुलाया गया और हम लोग इस मामले में बैठ के जो तो चर्चा कर रहे और उस सिलसिले में जितना भी अच्छा से अच्छा हो सकता मुस्लिम माइनॉरिटी सेल राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए इंशाल्लाह हम ज़रूर उसके लिए कोशिश करें।